यहाँ पर थे पंचायतों की संरचना के संबंध में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अनुच्छेद 243 सी, इसका पार्ट वन जो है कथन करता है कि इस भाग के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच में अनुपात जहां तक हो पूरे प्रदेश में समान होना चाहिए। यानी कि जो जनसंख्या का वोटर कितनी जनसंख्या पे ये कितनी सीटें निर्धारित की जानी है, इसका अनुपात जो है जनसंख्या के आधार पर पूरे प्रदेश में समान होना ही चाहिए। ये कंडीशन है। और यह जो है आर्टिकल 243 राज्य की विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पंचायतों के लिए विधि का सृजन कर सकती है। इसी का पार्ट 243 सी का पार्ट कह रहा है कि पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाए। ये संविधान के अंदर संशोधन करने के बाद यह आर्टिकल रखा गया कि इलेक्शन के द्वारा पंचायतों की सीटों को भरा जाएगा, जो प्रदेश का निर्वाचक मंडल होगा। तो ये व्यवस्था जो है निर्वाचन के द्वारा सदस्यों को चुना जाएगा। और पंचायतों की संरचना के संबंध में पॉइंट नंबर 3 है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। पहला, ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की, मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों में या किसी राज्य में मध्य स्तर पर पंचायतें नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पर जो पंचायतें हैं वहां पर जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। मध्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की, जिला स्तर पर पंचायतों में, और लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ऐसी पंचायत में ग्राम स्तर के अलावा किसी अन्य स्तर पर या पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत क्षेत्र शामिल है। ये एक सीमाएं बताई गई हैं कहाँ कहाँ पे ये पंचायतों का सृजन होगा। राज्यों की परिषद के सदस्यों के राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। मध्य स्तर और जो है जिला स्तर के लिए भी, तो यानी कहने का मतलब जो पंचायतों की संरचना है वह संरचना उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्य की विधानसभा को अधिकार दिया गया है। और वह जो है ग्राम और मध्य स्तर और जिला स्तर पर जो पंचायतों का निर्माण जहां जहां होना है वहां पर वह अ, कानून बना करके उनको प्रतिनिधित्व देंगी। और वो लोग जो है बाई इलेक्शन निर्वाचन के द्वारा चुन करके वहां पे आएंगे। तो ये जो है 243 C(3) के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पर जो है हम इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा आगे चल करके। 9 बजने वाला है, तो आपको कुछ खास बात बता करके हम जो है इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि
हमने बताया था आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 40 पर। अनुच्छेद 40 जो है एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जो राज्य को यह डायरेक्शन देता है कि आप ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए आप कदम उठाइए और उन्हें शक्तियां प्रदान करिए। ये जो है आर्टिकल 40 डायरेक्शन देता है राज्यों को। और संविधान जो बना वह 26 नवंबर 1949 को अ, भारत की जो संविधान सभा है उसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से लागू हुआ। अब यह पंचायती राज व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसको, राज्य को जो डायरेक्शन मिला था उसको इसे तुरंत लागू करना का कदम उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए था? क्योंकि अगर ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में इन्हें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर संविधान के लागू होते ही तुरंत काम चालू हो जाता तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से किया जा सकता था। परंतु जो है यह 1992 में जा करके संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया। यानी 50 और 92 में करीब करीब जो है 42 साल तक जो राज्य की परिभाषा में सरकार आती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वह राज्य की सरकार हो, उसने अनुच्छेद 40 में बताए गए उद्देश्य की उपेक्षा की। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1992 तक आप क्या करते रहे और आपने ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? आपका नजरिया जो है क्या उपेक्षापूर्ण था? इस संबंध में एक जो है केस है, वेलपुर ग्राम पंचायत बनाम सहायक निदेशक विपणन, AIR 1998, आंध्र प्रदेश 142। इस आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस एक मामले की ग्राम पंचायतों की अवधारणा स्थानीय शासन की नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि यह सेल्फ गवर्नमेंट की है। लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट, यानी क्षेत्रीय स्तर की सरकार ये नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, यह सेल्फ गवर्नमेंट है जिसे हम स्वशासन कहते हैं। और इसे उन्होंने स्वशासन की परिभाषा के दायरे में जो है लाए AIR 1998 में।
ये केस आया। और उससे पूर्व जो है ये आया, एक केस और आया, N.M. खेनी बनाम राव पाटिल। N.M. खेनी बनाम राव पाटिल, AIR 1977, SC 2171। तो ये जो केस आया N.M. खेनी बनाम राव पाटिल, यह संविधान के 73वें संशोधन से पूर्व आया, पहले आया। और इसमें जो है माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम पंचायतों की उपेक्षा करना गणराज्य की आत्मा, जिसे जनशक्ति की उपेक्षा करना कहा जाएगा। राज्य पंचायतों के गठन के लिए आबद्ध है, माउंटेड है। जब 1977 में यह निर्णय आया, तो जब हम इन दोनों निर्णय के प्रकाश में विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 की उपेक्षा हो रही है। इस का ख्याल जो है N.M. खेनी बनाम राव पाटिल के केस में भी माननीय न्यायालय को महसूस हुआ। और चूंकि जो है ग्राम पंचायती जो व्यवस्था आर्टिकल 40 में रखी गई है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इस जो है उद्देश्य को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिसीजन जो है डिक्लेयर किया गया। तब इस तरीके से ये लंबे समय बाद जो है आर्टिकल 40 उपेक्षा का शिकार होता रहा। और फिर जाकर के 73वां संविधान संशोधन जब किया गया, तब यह 1992 में जो है यह जो संशोधन किया गया, तब यह पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल 40 का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हुआ। और 25 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हुआ। तो 93 में जाकर के यह संविधान निर्माता का सपना पूरा हुआ, आर्टिकल 40 लागू हुआ। अब जब आर्टिकल 40 जो है 25 अप्रैल 1993 को पूरे भारत देश में एक तरीके से पंचायती जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1933 जो है 92 के माध्यम से यह आया, और पंचायती राज्य की एक नई अवधारणा प्रस्तुत हुई। तो अब 1993 से लेके उसके बाद 94 जो ये आपका नगर का आ गया, 94 से लेके 2024 तक, यानी 6 साल वो हो गए और 24 ये हो गए, करीब करीब 32 साल हो चुके हैं। 32 साल में ग्रामों की क्या स्थिति हुई, पंचायती राज कितना प्रभावी रहा, कितना वह जो है सेल्फ गवर्नमेंट के लक्ष्य को पूरा कर सका, कितना वहां पर जो विषय उनको दिए गए थे उन विषयों पे उन्होंने काम किया। यह जो है विश्लेषण का और यह चिंतन का विषय है। परंतु जो है संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 के रूप में यह लोगों को प्राप्त हुआ, भारत के नागरिकों को पहले प्राप्त नहीं था, फिर प्राप्त हुआ। अब प्राप्त हुआ तो फिर इसको समझने की जरूरत है कि क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ। जैसे कि आसमान से कभी कभी उल्का खंड गिरता है, आसमान से कभी कभी उल्का खंड गिरता है, पहले तो गिरता नहीं है, और जब गिरता है तो फिर क्या गिरा, उस पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है अरे वाह ये तो यूरेनियम मिल गया।
यूरेनियम से बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह अनुच्छेद 243 मिल तो गया, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इसका क्रियान्वयन करने की जरूरत है ईमानदारी के साथ। तो जो है सेल्फ गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। अब अनुच्छेद 243 में रिजर्वेशन का क्या स्तर है? इसमें रिजर्वेशन जो है दिया गया, नहीं दिया गया, रिजर्व कैंडिडेट वहाँ क्या करते हैं, उनको संविधान के द्वारा वहाँ पे रिजर्व क्यों किया गया, इस सब संबंधों में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। क्योंकि 9 बज चुका है, 9:11 हो रहा है, तो मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करूंगा। और अब ये जो आर्टिकल 243 है, इसमें रिजर्वेशन क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, कितना दिया गया, और उन रिजर्व रिजर्व कैंडिडेट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, उनके क्या ड्यूटी क्या कर्तव्य हैं, इन सब चीजों पर जो है हम लोग नेक्स्ट कमिंग मंडे पर चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आप लोग अपनी नेक्स्ट कार्रवाई। धन्यवाद। संचालक जी आप जुड़े हैं, आप एक कार्रवाई करें। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर जी। और जैसा कि आज आर.सी. धीमान साहब ने संविधान के बारे में हमें ज्ञान से अवगत कराया कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताया, इसी तरह हम दीवान साहब से आग्रह चाहेंगे कि अपना इसी तरह संविधान के बारे के द्वारा हमें ज्ञान से अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुधोधन बड़वानी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और अपना अध्यक्ष वाचन करें। माननीय सुधोधन बड़वानी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जुड़े तो हैं। हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो वेबिनार में माननीय धीमन साहब ने अपने हमें 40वां जो बताया है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने समाज उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज का इस वेबिनार में संविधान के जो भी अनुच्छेद है और कलम है, उस पर चर्चा हर मंडे को होती है। बहुत ही स्तुत्य कार्यक्रम है। साहब ने आज जो हमें 40वां कलम पे बातचीत रखी है और 243 का जो अपना अनुच्छेद है उस पर बात हुई है। मेन चीज तो एक जो हर बार अपना जो संविधान के जो भी कलम्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन सर बताते हैं, और साथ ही उसी के साथ में इसके साथ में क्या हुआ ये भी चर्चा होती है। तो आज जो सर ने 40वां कलम बताया है, उसी के साथ साथ 243 ABC का डिस्क्रिप्शन किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं भी पंचायत राज
में काम कर चुका हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके, और एक बार नहीं तो मैं 6 साल वहां पे काम किया है। पर किसी को अगर पूछा जाए कि ये पंचायत राज संविधान से कौन से कलम के अनुसार चलता है, ये नहीं बता सकता। आज तक तो मुझे भी नहीं पता था। मैं मान लेता हूँ कि जो अज्ञानता है तो अज्ञानता ही है। उसी के साथ में ये भी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सब होने के बावजूद भी अनुसूची में इतने सारे जो विषय सूची दिया है, ये तो थोड़ा पता था कि जिला परिषद या ग्राम सभा, इनको जिस तरह से स्टेट में पूरे विषय होते हैं, उसी तरह से इनको भी ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर ये विषय होते हैं। जैसे जिस तरह से स्टेट के विषय होते हैं, उसी तरह इनके भी विषय होते हैं। यानी इनको सभी क्षेत्र में काम करना पड़ता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्टेट का है कि जिला परिषद का है कि ग्रामीण का है। तो ये तो होता ही है। पर जब हमारे लोग जो चुन के जाते हैं, इसमें ये भी नहीं बता सकेंगे कि भैया रिजर्वेशन इसमें से कैंडिडेट गया क्या है। उनकी तो हालत बहुत ही खराब होती है, क्योंकि जिला परिषद और ग्राम सभा में इलिटरल पर्सन भी चुन के आता है। कभी कभी जो लेडीज जो होती है, वो उन्हें तो कुछ भी नहीं समझता। लेडीज खाली नामधारी होती है, और बाकी जो उनके घर के लोग होते हैं वही वो पंचायत समिति में या ग्राम सभा में जाके काम करते हैं। उस समय आप ये भी हम बोल सकते हैं कि वो अपने पद को न्याय नहीं दे सकते हैं। अब इतना सारा अपने को संविधान ने अधिकार दिया है, और हमें ग्राम को विकास करना है, लोकल का विकास करना है, जिले का विकास करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को समझता है कि अपना विकास होना चाहिए, मैं मेरी एक बात बताऊंगा। मैं सिंचन विभाग में था। सिंचन विभाग में अगर कोई गरीब काश्तकार है, खेत वाला है, तो उसके खेत के पास में अगर एक आधा बंधारा बनाना है, यानी पानी अगर रोक के उसकी सिंचाई करना है, तो वो गरीब के खेत के पास नहीं होता था। वो होता था जो पाटिल है, जो सदन है, उसके वो अपना अपना सचिव के तरफ जाके ग्राम और या जिला परिषद की, एक्चुअली जो जिला परिषद और पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति से ये सब होता है, फिर जिला परिषद में जाके मंजूरी आके काम होता है। तो उनके पास में जाके ही अपना काम निकाल लेते थे। पर इसी तरह जो गरीब लोग है, जो छोटा काश्तकार है, उसको इसका लाभ अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये जो अधिकार दिए गए हैं कलम 24 अपने जो 40 के अनुसार, वो हमें पता ही नहीं। हम ग्रामीण तक हर यानी पढ़े लिखे लोगों को ही पता नहीं, तो बाकी लोगों को क्या पता होगा कि इसका हमारा अधिकार क्या है, हम किस तरह से उनको जाके हमारा वो विकास होना चाहिए, इसके लिए हम वहाँ बात रख सकते हैं। विकास की तो छोड़ो, अगर कोई एक आधी बात मांगना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलता। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, एज ए मैं अभी तो रिटायर हो गया हूँ। जिला परिषद में, ग्रामीण में या पंचायत समिति में निवास आवास योजना भी होती है। आवास योजना के साथ साथ तुम्हारा क्षेत्र का विकास होने के लिए कुएं भी दिए जाते हैं, तुम्हारे खेत का सपाटीकरण करके दिया जाता है, बीज दिया जाता है, औजारे दिया जाता है। ये भी सब नामधारी होते हैं। जो भी अच्छे काश्तकार है, बड़े काश्तकार है, उनके नाम से सब चला जाता है, और छोटे काश्तकार को मिलता ही नहीं। और मिलता भी किसको, तो जो सचिव जो होते ग्राम स्तर पर, उससे थोड़ा सा लग्गा लगाना पड़ता है। लग्गा तो आप समझते होंगे, या वो उसमें से जो भी उनको मिलता है, उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों को भी बांटना पड़ता है। ये सत्यता है। ये सत्यता बोले तो अब हमें 100% जो भी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता। मैं बात थोड़ी सी दूसरी रखने वाला था, तैयारी मैंने दूसरी किया था, पर सर ने जो सवाल पूछे उसका मुझे ये बताना जरूरी लगा, कि ताकि सब लोगों को पता चले कि पंचायत राज है, ग्राम ग्राम राज्य है, पर ग्राम राज्य होने के बावजूद भी ये जो 30-40 विषय है वहाँ पे, फॉरेस्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है,
स्वच्छता भी है, क्योंकि मैंने खुद वहाँ था इसलिए मुझे वो सब पता है। मैं ये कहना चाहता था कि आज जो है, आज का दिन विशेष दिन है एक्चुअली। आज का दिन है 22 जनवरी, और इस दिन को धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवादी, स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा सह भारतीय करके पहचान देने वाला संविधान, इस संविधान का प्रस्तावना स्वीकृति दिन या उद्देश्य का अर्पण दिन आज है। तो इसका मैं आपको सबको शुभकामना भी देना चाहूंगा। और भारत एक सार्वभौम्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक है। तो हमें इस सर ने जो बताया वो आर्टिकल के अलग बात कर रहा हूं मैं, सर कंक्लूड कीजिए, 5 मिनट शेष और है। ये तो अपना थोड़ा इसका भी अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो संविधान जो है हम सबके कल्याण के लिए है। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे यहाँ अध्यक्षता करके जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ बाबा साहब का जो उपकार हम पे है, उसका भी अपने को ध्यान रखते हुए ये जो ये जो है ये ऐसा ही चालू रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।